विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए बीए एमए की हिंदी की तमाम परीक्षाओं के लिए आप हमारे चैनल पर आइए, जुड़िए और वीडियो पूरा देखना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है मित्रों के साथ में और अपना थंब लगाना है और अपना मत प्रतिमत भी प्रस्तुत करना है। हम मुंशी प्रेमचंद कथाकार, हिंदी साहित्य के दिग्गज आचार्य कह सकते हैं या विश्व स्तर के महान उपन्यासकार हिंदी के धनपत राय के क्लासिक उपन्यास गोदान पर परिचर्चा कर रहे थे और मैंने बहुत सारे वीडियो एक एक चैप्टर को लेकर के बना करके अपलोड किए हैं। आप आइए और एक एक करके सुनिए और आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको लगता है उस पर अपनी राय दीजिए और परीक्षा के लिहाज से भी और समझने की दृष्टिकोण से भी आपकी क्या समझ बनती है, कुछ फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, उस सारे दृष्टिकोण को देखते हुए आप अपना मत दीजिएगा। तो वैसे तो प्रेमचंद का स्थान इतना ऊंचा है कि वो सच में दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन नहीं मिला उनको। नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन उनका साहित्य खुद बोलता है उसकी ताकत क्या है और वो अपने युग की चेतना, युग की विडंबना और तमाम अंतर्विरोधों को अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में लगातार दर्ज करते रहे हैं। हम यहाँ गोदान की परिचर्चा कर रहे थे और 18वें अध्याय की तरफ आ चुके हैं। 162 पेज नंबर है मेरे पास, जो गोदान है उसका 162 पेज नंबर है, हम उस पर चल रहे हैं। अब इसमें खन्ना और गोविंदी, खन्ना साहब बड़े मिल के मालिक है और गोविंदी एक बहुत ही सिंपल गृहिणी उनकी पत्नी है, लेकिन आपस में दोनों के चुनी नहीं बैठती, आपस में बनती नहीं है और इसीलिए उनका कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन कुछ अलग तरह की विडंबनाओं का शिकार हो रहा होता है। उसी को प्रेमचंद कैसे अभिव्यक्त करते हैं। खन्ना और गोविंदी में नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती यह बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है, हालांकि विवाह के समय वो नक्षत्र को मिला लिए गए थे। काम शास्त्र के हिसाब से इस अनबन का कोई और रहस्य हो सकता है, यानी कि जो सेक्सुअल जो रिलेशन है आपस में, उसको लेकर के कोई समस्या हो सकती है। बाकी जो पोथी पत्रा होता है, जो शास्त्र होता है, उसके हिसाब से तो सारी चीजें ठीक ही चल रही है, क्योंकि विवाह के पहले ही सब कुछ मिलाया जा चुका था और मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पटती। अब देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि बस उनमें बनती नहीं, उसके उसके पीछे कारण क्या है, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से कयास लगा सकता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी राय मत दे सकता है। खन्ना दरवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर के विशिष्ट महापुरुषों में है। गोविंदी अप्सरा न हो पर रूपवती अवश्य है। गेहुआ रंग, लज्जाशील आंखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती है। कपोलों पर लाली न हो पर चिकनापन है। गात कोमल, अंग विन्यास सुडोल, तोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक है, मानो संसार के व्यवहार और व्यापार का है को है समझती है। अब देखिए, दोनों के व्यक्तित्व को प्रेमचंद ने डिफाइन किया है कि खन्ना साहब किस तरह के हैं और उनकी पत्नी गोविंदी का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, फिजिकल और मेंटल दोनों किस तरह के हैं। तो प्रेमचंद ये जब भी अपने पात्र के बारे में कुछ बातें कह रहे होते हैं तो उसके तमाम आयामों को भी पाठकों से रूबरू करवाते चलते हैं। ये प्रेमचंद की अपनी विशेषता है। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं। अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन, मतलब बहुत ही एलिट क्लास का उस समय का व्यापारी आदमी और काफी पावरफुल है
और हर तरह की सुख सुविधा उनके पास मौजूद है। तो इसलिए खन्ना की जिंदगी बहुत ही आलीशान है। तो प्रेमचंद के अनुसार खन्ना की जो लाइफ स्टाइल है वो काफी अच्छी है और अपने जमाने के काफी प्रभावशाली आदमी है। शहर में भी पहुंच है उसकी और पैसा, पावर, पोजीशन हर लिहाज से सक्षम, पावरफुल आदमी है। ठंडा बहुत लग रहा था ना, थोड़ा जैकेट पहन लिया, थोड़ा मफलर डाल दिया। मौसम ठंडी का है वैसे। तो बेंगलोर में सर्दी कम पड़ती है, लेकिन थोड़ी मुझे कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है। पर गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीजों का कोई मूल्य नहीं, इस खारे सागर में वह प्यासी पड़ी रहती है। देखिए कि उसके पति के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन गोविंदी जैसे इन सारी चीजों के को महत्व नहीं देती है। उसे भौतिक सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं है। उसके लिए वो सब कुछ नहीं के बराबर है। देखिए इसीलिए दोनों का व्यक्तित्व एकदम भिन्न है। इस कारण से भी शायद दोनों की नहीं बनती हो, क्योंकि गोविंदी को दिखावे की चीजें, भोग विलास की चीजों में कहीं कोई रुचि नहीं है और खन्ना के पास अपने समय की हर सुख सुविधा है, हर आराम की चीज उसके पास उपलब्ध है। मैंने कहा ना, पैसा, काफी भरपूर पैसा है उसके पास में। बच्चों का लालन पालन और गृहस्थी के छोटे छोटे काम ही उसके लिए सब सुख है, सब कुछ है। वह इसमें इतनी व्यस्त रहती है कि भोग की और उसका ध्यान ही नहीं जाता। आकर्षण क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न हो सकती है, इसकी ओर उसने कभी विचार नहीं किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं है, न उसके भोग की वस्तु। फिर क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करे? अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, तो कामिनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। अब क्या कह रही है वो कि मतलब उसकी सादगी ही उसका सौंदर्य है और उसको अपने पति को प्रभावित करने के लिए विशेष प्रकार के सौंदर्य सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता क्या है? और अगर उसका पति उसके सौंदर्य को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा है और बाकी दूसरी सुंदरियों के पीछे भाग रहा है, तो उसमें वो क्या कर सकती है? तो पति का दुर्भाग्य है, वो उसका दुर्भाग्य नहीं है। ऐसा गोविंदी सोचती है। गोविंदी के विचार इस प्रकार के हैं। वो उसी प्रेम को निष्ठा से पति की सेवा किए जाती है, जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया। और यह पार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचती रहती है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। मतलब धन को लेकर जो दिखावा, और आज की सभ्यता में आप देखिए जिसके पास पैसा होता है वो कितना ऐंठ के रहता है, कितना घमंड करता है और बाकी किसी को कुछ पूछता भी नहीं है। और आज के ज़माने में तो आपकी औकात, लोग आपके पास कितना पैसा है, आपकी महीने की कमाई क्या है, आपको तनख्वाह क्या मिलती है, उसी आधार पर आपसे दुआ सलाम करते हैं लोग। अगर आप अच्छी नौकरी में हैं, पैसे वाले हैं, तो यस सर सर कैसे बोलेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, भिखारी है, तो कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। यही इस जमाने का दस्तूर है। लेकिन गोविंदी ठीक इससे उलट है। बहुत ही सिंपल और सरल, दिखावे से परे सहजता के साथ जीवन को जीने में यकीन करने वाली महिला है वो। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी सुखी रह सकती है, इसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती है। वह क्यों मालती तब क्यों मालती उसके मार्ग में आकर बाधा हो जाती है? क्यों वेश्याओं के मुजरे होते हैं? क्यों ये संदेह और बनावट और अशांति उसके जीवन पथ को कांटा बनाती है? बहुत पहले जब वह बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया था, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति और विलास तो केवल इसलिए कि उसकी होली जलाई जाए, जो मनुष्य को आलस्य और अशांति की ओर ले जाता है। वह कभी भी कविता रचती है वह अभी भी कविता रचती है, लेकिन सुनाए किसे? उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान न थी। उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसुओं की ठंडी झलक भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा,
जहां वह पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उसकी कविताएं देखते तो उसका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़ कर फेंक देते। मैंने कहा कि दोनों की सोच दो ध्रुव की तरह है। उसकी सोच उस तरह की है और उसकी सोच उस तरह की है, इसलिए दोनों में मिलन होना सच में बहुत कठिन बात है। और ये सोच सोच का फर्क होता है। और संपत्ति की दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती थी और संपत्ति को एक दूसरे से दूर पृथक करती जाती थी, क्योंकि खन्ना बहुत पैसा कमा रहे थे और जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे कहिए कि दोनों में दूरी भी लगातार बढ़ती जा रही थी। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उदंड। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का साधन थी। क्या थी शिष्टता? मतलब शिष्ट होकर बोलना क्या है? दुनिया को ठगने का साधन है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके लिए। खन्ना के लिए क्या था? मीठा बोलना मतलब दुनिया को बेवकूफ बनाना है बस। और उसके अलावा क्या था? और देखिए, मैं थोड़ा इसको डिफाइन कर देता हूँ कि आज का जो जमाना है वो भी कुछ ऐसा ही है, जिसको फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा ना कि नगरी सभ्यता। उनकी कविता है ना, सांप कविता है। फणीश्वर नाथ रेणु जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार हैं और प्रेमचंद की परंपरा के बाद ही आते हैं। वो 1936 में गोदान आता है और 1954 में 1954 में उनका प्रसिद्ध उपन्यास बेला आंचल आता है ना, वही उसी के लेकर। तो उनकी कविता है, नहीं सॉरी, उनकी कविता नहीं है, वो कविता है अज्ञे की कविता है, सांप के ऊपर। और वो उन्होंने रेणु को ध्यान में रख के लिखी है। तो उस कविता में वो क्या कहते हैं अज्ञे, कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना तुम्हें आया नहीं। एक बात पूछूं, विष कहाँ पाया और डसना कहाँ सीखा। अब सांप आमतौर पर जंगल में रहता है, ठीक है, और जंगली जो लोग होते हैं वो बहुत ही कहते हैं कि जंगली होते हैं, उनके पास इस प्रकार की कोई बात नहीं होती, उनके पास कटुता, चालाकी और ये जो सभ्यता के नाम पर कहते हैं ना शिष्टता के नाम पर कुछ होता नहीं है। तो फिर वो कह रहे हैं कि सांप तुम तो जंगली हो, फिर तुम्हारे अंदर जहर कहाँ से आ गया? दुनिया को लूटने का और ठगने का तरीका कहाँ से आया? इसलिए वो सांप के माध्यम से कह रहे हैं कि सांप तो असभ्य होता है, फिर ये जहर उसके अंदर कहाँ से आया? तो इसलिए कह रहे हैं कि सांप के रूप में इस आधुनिक नगरीय सभ्यता को वो जहरीली सभ्यता सभ्यता कहते हैं। और कहते हैं कि ये मीठा जितना बोलती है ना उतना ही आपको ठगती है। यानी उनकी घर की भाषा अलग होती है और बाहर की बाजार की भाषा अलग होती है। और इस सत्य को अगर हम समझ जाएंगे तो शायद आधुनिक सभ्यता को समझने का सूत्र भी हमें मिल जाएगा कि किस प्रकार से बाजार के तमाम विज्ञापन, शहरों की लोगों की मीठी मीठी बातें और मीठी बातें बोलकर किस प्रकार से आपको बेवकूफ बना देते हैं। गांव का जो आदमी होता है वो सच में सीधा होता है, उस प्रकार की चालाकी नहीं जानता है कि कहाँ क्या भाषा बदल कर बोलना है। आप देखते हैं ना कि टीवी पे जो महिलाएं आती है बिल्कुल सज संवर करके, लिपस्टिक लगा करके, पूरा मेकअप करके, वो कितना मीठा मीठा बोल के किस चीजों का विज्ञापन करते हो, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है ना। तो इसलिए ये इसकी पत्नी गोविंद कहती है कि आधुनिक सभ्यता को धन की सभ्यता है, यहाँ सब कुछ धन के आधार पर मापा जाता है। और इसीलिए उसकी पति पत्नी खन्ना और उसमें नहीं बनती है। खन्ना बाहर ग्राहकों से इतना शिष्टता से बात करते हैं क्योंकि वो कमाई दे रहा, पैसा दे रहा है आपको ना। लेकिन घर में तो आप देखिए कितना उज्जड़ है वो। तो धन किस प्रकार से आदमी को कहाँ ले जा सकता है, उसके व्यक्तित्व को खंडित कर सकता है। और जो सभ्यता सिर्फ धन के आधार पर चलती है वो सभ्यता बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें आदमी के गुणों का, उसकी क्वालिटी का फिर कोई महत्व नहीं होता है। आपके पास बहुत पैसा है, आपने कितना भी बड़ा पाप कर दिया है, अपराध कर दिया है, फिर भी आप क्षमा हो जाएंगे। तब आदमी की और उसके मूल्य की, उसकी वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। बड़ी चंद है, बड़ी चंद। समझ गए? मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती और रात की रात रोया करती और खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराब उड़ाता। लेकिन यह सब कुछ होने पर भी खन्ना उसके कर्तव्य सर्वस्व थे। वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उसने उससे लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं की।
उनसे पृथक जीवन की वो कोई कल्पना ही न कर सकती थी। अब देखिए कि विवाह हो गया तो मतलब बस सारा जीवन वही रहना। वो कह रही कि वो चाहे खन्ना उसके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन अब उस बंधन को तोड़ना उसके लिए मुश्किल था और उससे अलग होकर के जीवन की कल्पना करना उसके लिए बहुत ही मतलब असंभव था। ये उस समय की बात है, आज का ज़माना बहुत बदल चुका है, आप भी जानते हैं। आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुँह देखकर उठे थे, सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों का दर गिर गया था। मेरे ख्याल वो शेयर मार्केट का काम भी करते थे ना उस समय। जिसमें उन्हें कई हजार की हानि होनी थी। शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और दंगा फसाद करने पर आमादा थे। उनकी शक्कर का मिल का भी मालिक था, तो वहां पर भी मजदूरों का प्रॉब्लम था। तो मतलब पैसे का सब कुछ था, लेकिन देखिए कब जब आदमी का वक्त वक्त बुरा आता है तो तब चीजें किस प्रकार से कहाँ पलटी मारती है। कुछ खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। नफे की आशा से चांदी खरीदी थी, मगर उसका दर आज और भी ज्यादा गिर गया था। राय साहब से जो सौदा हो रहा था और जिसमें उन्हें खासे नफे की आशा थी, वह कुछ दिनों के लिए टलता हुआ जान पड़ता था। फिर रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी था और देह टूट रही थी। इधर शोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी और लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी मिला था। लाहौर, देखिए उस समय की कहानी ना, लाहौर अब तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उसमें हिंदुस्तान ही था, एक ही था ना। तो लाहौर में उनकी ब्रांच थी किसी बैंक की, तो बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसमें कुछ मुकदमा हो गया है। बैठे मन में जुझला रहे थे कि उसी वक्त गोविंद ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दो। अब उसका बेटा है ना, तबीयत खराब है, तो कह रहे मतलब वो तमाम तरह की परेशानियों से गुजर रहा है पहले से। भीष्म उसका सबसे छोटा पुत्र था और जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक न एक शिकायत बनी रहती थी। आज खांसी है तो कल बुखार, कभी फसली फसली चल रही है, कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया था, पर लगता था 5-6 महीने का था। खन्ना की धारणा हो गई थी कि वह लड़का बचेगा नहीं, इसलिए उसकी वो उदासीन रहते थे और गोविंदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज्यादा चाहती थी। देखिए दोनों में अलग अलग विचार है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, तो इसको लगता है कि अब ये शायद बचेगा नहीं। लेकिन माँ तो माँ होती है, तो उसका मन कुछ अलग ही तरह से उसके साथ लगा हुआ था। खन्ना ने पिता के स्नेह का भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदि बना देना ठीक नहीं है और तुम्हें दवा पिलाने का मरज है। जरा कुछ हुआ हो डॉक्टर बुलाओ, एक रोज और देखो, आज तीसरा ही दिन तो है, शायद आज आप उतर जाए। गोविंद ने आग्रह किया, 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाएं करके हार गई। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ, किसे बुलाऊं? बुला लो डॉक्टर नाग को। अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ, मगर ये समझ लो कि नाम हो जाने से कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। नाक फीस चाहे जितनी ले, उनकी दवा से किसी को अच्छा होते नहीं देखा। वह तो मरीज को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर है। अब वो कह रही कि उस डॉक्टर को बुलाओ नाक को, तो कह रही कि वो बेकार डॉक्टर है। सिर्फ नाम होने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता है, तो जिसे चाहो बुलाओ। मैंने तो नाग को इसलिए कहा था कि वो कई बार आ चुके हैं। मिस मालती को क्यों न बुला लूं, फीस भी कम और बच्चों का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी, कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। अब देखिए कि वो जलती है ना, मतलब आपस में एक ईर्ष्या है। गोविंदी को लगता है कि मेरे पति पर डोरे डालती है वो, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डॉक्टर है, अपना काम करती है। लेकिन कहते हैं कि जब मिसकंसेप्शन हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है, तो गलत फहमियों का आपके पास कोई समाधान नहीं होता है। तो इस मालती के चक्कर में भी इन लोगों में कई बार झगड़ा हो गया है या झगड़ा होता रहता है। जबकि मालती का न ऐसा कोई इंटेंशन है, न ऐसी ऐसी कोई धारणा है उसकी। वो तो खन्ना को भाव भी नहीं देती है, वो तो सिर्फ मेहता को चाहती है, और मेहता पर ही उनका ये प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, जो भी है। लेकिन मैंने कहा ना कि गलतफहमियों का कोई इलाज नहीं होता है। तो इन दोनों में भी, गोविंदी को भी मालती को लेकर के अपने पति के साथ इस प्रकार की गलतफहमी हो जाती है। खन्ना ने भी तेज आंखों से देखकर कहा, वह इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही है, ये सब कुछ नहीं है होगा। मुझे उन पर भरोसा नहीं है। वह मर्दों के दिल का इलाज कर ले और किसी की दवा उनके पास नहीं है। उसने बोल दिया सीधा कि वो सिर्फ मर्दों के दिल का इलाज कर सकती है, बाकी चीजों का
इलाज करना मालती के बस की बात नहीं है। बस डट गई, खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच में मालती का नाम आ जाना मानो लड़ाई अल्टीमेटम था। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर फेंक कर कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी तल्ख हो गई है। गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बिगड़ा है। अगर अगर वहां दाल गले तो मुझे क्या समझती हो? यही कि मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पति बनाकर नहीं। तो मैंने कहा ना कि गलत फहमी हो गई है। तुम्हारी निगाह में मैं इतना जलील हूँ। और उन्होंने उसके विरुद्ध प्रमाण देना शुरू किया। मालती जितना उनका आदर करती है, उतना शायद ही किसी का करती। राय साहब और राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनसे एक दिन भी मुलाकात न हो तो शिकायत करती है। गोविंदी ने इन प्रमाणों को एक फूंक में उड़ा दिया, इसलिए कि वह तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है, दूसरों को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। देखिए, गोविंदी भी अपने अनुभव से बोल रही कि वो समझती है कि मैं किसको बेवकूफ बना सकती हूँ। मालती के बारे में बोल रही है, और तुम आंखों के अंधे हो, तुम्हें इस बात का पता नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर इस तरह से फिदा है, या वो फिदा होने का दिखावा करती है। मतलब दोनों पति पत्नी आपस में ही कह सकते हैं कि लड़ रहे हैं मालती के नाम पर, या मालती को लेकर के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। खन्ना ने डींग मारी, वह चाहे तो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी। मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम 7 जन्म तक नाक रगड़ो तो भी वह तुमसे विवाह न करेगी। तुम उसके टट्टू हो, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी-कभी तुम्हारा मुँह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्ठों पर हाथ फेरेगी, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी काटे, तुम्हारे जैसे 1000 बुद्धू उसकी जेब में है। क्या बोल रही है कि तुम किस गलतफहमी में हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे 1000 लोगों को वो अपनी जेब में लेके घूमती है। तुम किस खेत की मूली हो? और तुम्हारी क्या औकात है? तुम कुछ भी नहीं हो। गोविंदी का कहने का मतलब ये है। गोविंदी आज बहुत बड़ी जाति थी, मालूम होता है। आज कोर्ट से लड़ने पर तैयार होकर आई है। डॉक्टर को बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता और पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह सकते थे? अब खन्ना के सामने कहते हैं कि पुरुष के वजूद को चुनौती मिली है, तो उसको जवाब देना होगा ना। तो उसने उसी रूप में उसको लिया। तुम्हारे ख्याल से मैं बुद्धू और मूर्ख हूँ, तो ये हजारों क्यों मेरे द्वार पर नाक रगड़ते हैं? कौन राजा तालुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ दिया। यही तो मालती की विशेषता है कि जो औरों को सीधे उस तरह से मुड़ता है, उसे वह उल्टे छुरे से मुड़ती है। तो कह रही है कि ये बात है भाई, तुम मालती की चाहे जितनी बुराई करो, तुम उसकी पांव की धूल भी नहीं हो। मेरी दृष्टि में वह वेश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वह पर्दे की आड़ में शिकार खेलती है। अब देखिए, खन्ना उसकी प्रशंसा कर रहा है और वो लगातार उसकी बुराई कर रही है, और दोनों में सब कुछ चल रहा है। दोनों ने अपने अपने अग्निबाण छोड़ दिए। खन्ना ने गोविंद को चाहे दूसरी कोठरी से कठोर बात कही हो, उसे इतनी बुरी न लगती, और मालती से उसकी गणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए भी असहाय थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा हो, वो इतने गर्म न होते, लेकिन मालती का यह अपमान नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे। दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से ईंटे और 3-4 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोती हुई अंदर चली गई। मतलब दोनों एक दूसरे की कमजोरी जानते थे ना भाई, तो बस तमाचा लगा दिया और वो अंदर चली जाती रोती रोती। ये तक चलता रहता है। और सारा कुछ सिर्फ किस कारण से हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ मालती के कारण, यानी मालती को बीच में ला रहे थे इसलिए हो रहा था, जबकि मालती सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। खन्ना चाहे उसके प्रति कितना भी इमोशनल हो रहा हो, लेकिन मालती के मन में उसके प्रति सच में कोई भाव नहीं था। ये हम पहले भी देख चुके हैं, और आगे भी हम जो चैप्टर आएगा उसमें बातचीत करेंगे, तो इसका जिक्र आएगा और उस पर हम बात करेंगे बकायदा। तो मैं आपको जस्टिफिकेशन दूंगा।
जरा देर में डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन मिस्टर टाड आए और विश्वगाचार्य नीलकंठ शास्त्री आए और गोविंदी बच्चों के लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने क्या कहा, क्या तस्दीक की, उसे कुछ मालूम नहीं। जिस विपत्ति की कल्पना वह कर रही थी वह आज उसके सिर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे उसे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर से खदेड़ कर द्वार बंद कर लिया। जो रूप का बाजार लगा कर बैठती है, जिसकी परछाई भी वह अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती, वह उस पर परोक्ष रूप से शासन करे, यह न होगा। खन्ना उसके पति है, उन्हें उसको समझाने बुझाने का अधिकार है, उनकी मार को भी वह शिरोधार्य कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत न हो जाए वह हिल नहीं सकती। आत्मा अभिमान को भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। देखिए, आत्मा जो अभिमान था उसको भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तो अभी उसको पहले बच्चे की, क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब है ना, तो पहले उस काम को निपटाना, बाकी काम वह बाद में करेगी। समझ गए? दूसरे दिन बच्चे का ज्वर उतर गया। गोविंदी ने तांगा मंगवाया और घर से निकली। जहाँ उसका इतना अनादर है वहाँ वह नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का मुंह भी टूट गया। उसके प्रति उनका जो धर्म था उसे वह पूरा कर चुकी है। शेष जो कुछ है वह खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद के बालक को वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती। वो उनकी जान के साथ है और इस घर से वह केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और कोई चीज उसकी नहीं है। उन्हें यह दावा है कि वह उसका पालन करते हैं। गोविंदी दिखा देगी कि वह उनके आश्रय से निकलकर भी जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चे उस समय खेलने गए थे। गोविंदी का मन हुआ एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों का उससे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे, उसके घर में खेलेंगे। वह जब ज़रूर समझेगी, खुद बच्चों को देखाया करेगी, केवल खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। अब देखिए, वो अपने स्वाभिमान की बात आ गई। उसने कहा कि मुझे पति के अधीन और उसकी संपत्ति से दूर रह करके मैं अपने दम पर, अपने बल पर अपने बच्चों का पालन करूंगी और मैं एक स्त्री होकर के अपने आप को कमजोर नहीं बनाना चाहती हूँ और न किसी का खिलौना बनना चाहती हूँ। सांझ हो गई थी, पार्क में रौनक थी, लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लूट रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी ही थी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करके कुछ कहा है और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद ये उसका भ्रम हो। खन्ना मालती से उसकी निंदा न करेंगे, मगर कितनी बेशर्म है। सुना है इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, घर की भी संपन्न है, फिर भी ये अपने को बेचती फिरती है। न जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती, लेकिन उससे ब्याह करेगा ही कौन? नहीं, ये बात नहीं। पुरुषों में भी ऐसे बहुत हो गए हैं जो उसे पाकर अपने को धन्य मानेंगे, लेकिन मालती खुद को किसी को पसंद करे और ब्याह में कौन सा सुख रखा हुआ है। बहुत अच्छा करती है तो ब्याह नहीं करती। अभी सब उसके गुलाम है, तब वह एक की लौंडी होकर रह जाएगी। बहुत अच्छा कर रही है अभी तो ये महाशय कि उसके तलवे चाटते हैं। कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगे, मगर इनसे वह क्यों ब्याह करेगी? और समाज में दो चार ऐसी स्त्रियां बनी रहे तो अच्छा, पुरुषों के कान तो गर्म करती रहे। अब देखिए, वो सारी बातें बता रही कि अगर वो शादी कर लेगी उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर तो महत्व नहीं रहेगा। आज मालती को चाहने वाले बहुत हैं। मतलब मालती क्या है कि उस दौर की क्रांतिकारी महिला कह सकते हैं। तमाम परंपराओं रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपने हिसाब से जीती है, इसलिए भी बहुत सारी जो पारंपरिक जो स्त्रियां वो उसको पसंद नहीं करती है। लेकिन गोविंदी की भी कुछ ऐसी ही राय है कि इस तरह की स्त्रियां भी समाज में जरूरी है। फिर वो कहते हैं कि ब्याह क्यों नहीं कर लेती है, लेकिन फिर कहते हैं कि ब्याह कर लेगी तो मेरी तरह किसी एक ही लोंडी हो जाएगी, और अभी तो उसको चाहने वाले न जाने कितने हैं। तो ब्याह करने के बाद तो एक तरह की प्रतिबद्धता निभानी ही पड़ती है ना। तो इन सारी बातों को सोचते विचारते हुए वो पार्क में घूम रही है। आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। वह मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है। क्या मेरी दशा को देखकर उसकी आंखें न खुलती होगी? विवाहित जीवन की दूरदशा आंखों देखकर अगर वह इस जाल में नहीं फंसती। देखिए, विवाहित जीवन की क्या दूरदशा होती है या उसकी विडंबना क्या होती है।
उस पर भी गोविंदी बता रही है कि मैंने शादी कर रखी है तो कौन सा सुख मिल रहा है मुझे, मेरे पति के पास सब कुछ है लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है और मैं तो अपने आप को अकेला तन्हाई महसूस करती हूँ, है ना। तो सबकी सोच अलग अलग तरह की होती है और सबकी परिस्थितियां अलग अलग तरह की होती है। किसी के पास बहुत धन होता है फिर भी सुख नहीं होता है, किसी के पास धन नहीं होता है फिर भी सुख होता है, जिसके पास बहुत धन है वो सुख की तलाश में है कह सकते हैं, जिसके पास धन नहीं है वो धन की तलाश में है। तो बुद्ध ने कहा ना कि बस जीवन में एक संतुलन नहीं होगा तब तक हमारे पास जो होगा हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे, और हम जो हमारे पास नहीं होगा हम उसकी तलाश में रहेंगे हमेशा। ये मनुष्य की बहुत सहज प्रवृत्ति है, जबकि हमें हमारे पास जो है उसको एंजॉय करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए और जीवन को हम कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना भरपूर कर सकते हैं उन चीज़ों पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन मनुष्य की एक अजीब विडंबना है कि वो हमेशा उन चीज़ों की तरफ बढ़ता है, उन चीज़ों की तलाश में रहता है जो उसके पास नहीं होती है और फिर वो अपने आप को खाली खाली और अकेला महसूस करता है। तो गोविंदी खाली नहीं है लेकिन उसकी अपनी सोच है, मेहता की अपनी सोच है, खन्ना की अपनी सोच है और मालती की सोच आप जानते ही हैं, वो तो तितली है और मधुमक्खी है। बताया ना कि बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी है, ये बात प्रेमचंद ही बता चुके हैं। तो सबका अपना अपना स्वभाव होता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चे के लिए हरी धूप की तरफ चली, मगर 2 ही 3 कदम चली कि चप्पल पानी में डूब गई। अभी थोड़ी देर पहले लान सींचा गया था और घास के नीचे पानी बह रहा था। उस उतावली में उसने पीछे न फिरकर एक कदम और आगे रखा और पाँव कीचड़ में सट गए। उसने पाँव की ओर देखा, अब यहाँ पाँव धोने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? उसकी सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पाँव धोकर साफ करने की नई चिंता हुई, उसकी विचारधारा रुक गई। जब तक पाँव न साफ हो जाए तो कुछ नहीं सोच सकती। अब देखिए कि ये सब विचार उसके दिमाग में चल रहा था मालती के बारे में, लेकिन वो जाती है और उसका पैर कीचड़ में धंस जाता है और समझिए कि उसका जो सोचने का जो प्रवाह था, वो प्रवाह वहीं तक रुक जाता है, वहीं स्टॉप हो जाता है। बस ये भी एक तरह की प्रवृत्ति है। तो इस तरह से इनका गोविंदी का चरित्र चित्रित किया गया है। हम आगे और बात करेंगे इस पर, अभी 2-3 पेज और हैं और दोनों में किस प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन होता है, क्या विचार होता है, उस सब पर विचार करेंगे आगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अभी यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ और अगला जो एपिसोड है उसमें हम दूसरे वीडियो में वो सारी बातें हम करेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।